नमस्कार। 1 जून 2001 की शाम नेपाल नरेश के निवास स्थान नारायण हिती महल के त्रिभुवन सदन में एक पार्टी होने वाली थी और इसके मेजबान थे युवराज दीपेंद्र। हर नेपाली महीने के तीसरे शुक्रवार को होने वाली इस पार्टी की शुरुआत महाराजा वीरेंद्र ने 1972 में राजगद्दी संभालने के बाद की थी। एक महीने पहले मई में ये पार्टी महेंद्र मंजिल में हुई थी, जहां महाराज वीरेंद्र की सौतेली मां और पूर्व नेपाल नरेश महेंद्र की दूसरी पत्नी रत्ना देवी रहा करती थी। कमीज और पतलून पहने हुए युवराज दीपेंद्र अपने एडीसी मेजर गजेंद्र बोहरा के साथ शाम 6:45 पर ही बिलियर्ड्स रूम पहुंच चुके थे। उन्होंने मेजर बोहरा के साथ कुछ देर बिलियर्ड्स के कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस की थी। पार्टी में सबसे पहले पहुंचे थे महाराज वीरेंद्र के बहनोई और भारतीय रियासत सरगुजा के राजकुमार रह चुके महेश्वर कुमार सिंह। जब वो बिलियर्ड्स रूम में घुसे तो युवराज दीपेंद्र ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उनसे पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? महेश्वर सिंह ने जवाब दिया, फेमस ग्राउस। थोड़ी देर में लाल साड़ी पहने महारानी ऐश्वर्य और महाराजा वीरेंद्र की तीनों बहनें राजकुमारी शोभा, शांति और शारदा भी पहुंच गईं। करीब 7:40 पर दीपेंद्र के चचेरे भाई पारस अपनी मां राजकुमारी कोमल, बहनोई प्रेरणा और पत्नी हिमानी के साथ पहुंचे। महाराज वीरेंद्र को आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वो एक पत्रिका के संपादक माधव रिमाल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस बीच महाराज की मां अपनी मर्सिडीज में पहुंची। उनके एक हाथ में उनका पर्स और दूसरे हाथ में हाथ से झेलने वाला पंखा था। वो बिलियर्ड्स रूम से सटे एक छोटे से कमरे के सोफे में जाकर बैठ गईं। कुछ ही मिनटों बाद बिलियर्ड्स रूम का दरवाज़ा खुला और महाराजा वीरेंद्र अंदर दाखिल हुए। वो कार से आने के बजाय अपने दफ्तर से पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। उनके एडीसी सुंदर प्रताप राणा उन्हें दरवाजे तक छोड़कर चले गए, क्योंकि ये एक निजी पार्टी थी और वहां बाहरी लोगों को रहने की अनुमति नहीं थी। वो सीधे अपनी मां के पास गए। इस बीच लोगों ने देखा कि दीपेंद्र जैसे अचानक नशे में आ गए हों। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उन्हें खड़े होने में दिक्कत होने लगी। मिनटों में वो नीचे गिर गए। इस समय रात के 8:30 बज चुके थे। इससे पहले दीपेंद्र कभी भी बहुत शराब पीने के बावजूद नशे में नहीं देखे गए थे। उनको अपने ऊपर नियंत्रण करना आता था। इससे पहले कि महाराज वीरेंद्र बगल वाले कमरे से बिलियर्ड्स रूम में पहुंचते, पारस, राजकुमार निराजन और डॉक्टर राजीव शाही ने भारी भरकम दीपेंद्र को उनके हाथ और पैरों को पकड़ते हुए उठाया और उनके शयन कक्ष में ले जाकर उन्हें जमीन पर बिछे गद्दे पर ही लिटा दिया। उन्होंने शयन कक्ष की बत्तियां बुझाई और वापस पार्टी में लौट आए। जोनाथन ग्रेगसन अपनी किताब मैसेकर एट द पैलेस में लिखते हैं, कमरे में अकेला छोड़ दिए जाने के बाद दीपेंद्र बाथरूम में गए और वहां उन्होंने उल्टी की। उन्होंने फिर एक सैनिक वर्दी पहनी। उसके ऊपर उन्होंने काले मोजे, एक जैकेट, सैनिक बूट और काले चमड़े के दस्ताने पहने। इसके बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा 9mm पिस्टल और MP5 के सब मशीन गन और कोल्ट M16 राइफल उठाई और बिलियर्ड्स रूम की तरफ चल पड़े। दीपेंद्र ने सैनिक वेश में बिलियर्ड्स रूम में प्रवेश किया। बिलियर्ड्स रूम के मध्य में कुछ महिलाएं बात कर रही थीं। अचानक उनकी नज़र सैनिक यूनिफॉर्म पहने युवराज दीपेंद्र पर पड़ी। महाराज वीरेंद्र की चचेरी बहन केतकी चेस्टर ने BBC को बताया, जब वो अंदर आए तो उनके दोनों हाथों में एक बंदूक थी। वो पूरी सैनिक वर्दी में थे। उन्होंने काला चश्मा भी पहन रखा था। मैंने अपने पास खड़ी महिला से कहा कि युवराज दीपेंद्र अपने हथियारों को शो ऑफ करने आए हैं। उस समय तक नेपाल नरेश बिलियर्ड्स रूम में आ चुके थे। उनके हाथ में कोक का एक गिलास था, क्योंकि डॉक्टर ने उनके शराब पीने पर पाबंदी लगा रखी थी। दीपेंद्र ने अपने पिता की तरफ देखा। उस समय उनके चेहरे पर किसी भावना का नामो निशान नहीं था। अगले ही सेकंड उन्होंने अपनी दाहिने हाथ से
जर्मनी में बनी अपनी MP5 के सबमशीन गन का ट्रिगर दबाया। उसकी कई गोलियां छत पर लगी और उसका प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर गया। उस पर महाराज ने उन्हें टोका कि ये क्या कर रहे हो। कुछ सेकंड तक सभी मेहमान उसी जगह खड़े रहे जहां वो खड़े थे, मानो दीपेंद्र के अगले कदम का इंतजार कर रहे हों। उन्हें लगा कि दीपेंद्र कोई खेल खेल रहे थे और गलती से उनकी बंदूक से गोली निकल गई है। जोनाथन ग्रेगसन अपनी किताब मैसेकर एट द पैलेस में लिखते हैं, शुरू में नेपाल नरेश बिलियर्ड्स की मेज के बगल में बिना हिले डुले खड़े रहे। फिर उन्होंने दीपेंद्र की तरफ एक कदम बढ़ाया। दीपेंद्र ने बिना कोई शब्द कहे वीरेंद्र पर 3 गोलियां चलाई। कुछ देर तक वो खड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने स्लो मोशन में अपना गिलास मेज पर रखा। इस बीच दीपेंद्र मुड़े और बिलियर्ड्स रूम से निकलकर गार्डन की तरफ चले गए। 3 सेकंड बाद लोगों को एहसास हुआ कि दीपेंद्र की गोली महाराज वीरेंद्र की गर्दन के दाहिने हिस्से में लगी है। केतकी चेस्टर बताती हैं, हम देख सकते थे कि महाराज शौक में थे। वो करीब करीब स्लो मोशन में नीचे गिरे। इस बीच नेपाल नरेश के दामाद कैप्टन राजीव शाही ने अपने ग्रे रंग के कोट को उतारकर महाराज की गर्दन पर लगा दिया ताकि उससे निकलने वाले खून को रोका जा सके। वीरेंद्र तब तक बेहोश नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी दूसरी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजीव पेट में भी। तभी महाराज वीरेंद्र ने अपना सिर उठाने की कोशिश की और नेपाली में बड़बड़ाए, के गार्दे को, यानी तुमने क्या कर दिया। ये उनके आखिरी शब्द थे। तभी दीपेंद्र ने कमरे में दोबारा प्रवेश किया। तब तक उन्होंने इटली में बनी अपनी गन नीचे गिरा दी थी। अब उनके हाथ में M16 राइफल थी। आखिर दीपेंद्र ने महाराजा वीरेंद्र पर गोली क्यों चलाई? BBC यही सवाल पूछा दीपेंद्र की बुआ केतकी चेस्टर से। केतकी का जवाब था, वे एक लड़की से शादी करना चाहते थे। उनकी दादी और उनकी माँ को ये पसंद नहीं था। उनको खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितना वे चाहते थे। उसकी वजह से उन्होंने अपना आपा खो दिया था। दीपेंद्र इस सबसे बहुत निराश थे और उनकी मानसिक स्थिति डवाडोल सी हो चली थी। इसकी हवा लंदन तक पहुंच चुकी थी। मई 2001 की शुरुआत में उनके लंदन में अभिभावक रहे लॉर्ड मैज ने महाराज वीरेंद्र को फैक्स कर इस बारे में आगाह भी किया था। उन्होंने लिखा था कि युवराज जीवन में अपनी भूमिका और अपनी पसंद की शादी न करने के अधिकार को लेकर काफ़ी नाखुश हैं। महारानी ऐश्वर्य ने महसूस कर लिया था कि उनके लिए दीपेंद्र को अपनी पसंद की शादी करने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने दीपेंद्र को ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर उन्होंने इस मामले में अपने माता पिता की बात नहीं मानी तो उन्हें अपनी शाही पदवी से हाथ धोना पड़ेगा। तभी दीपेंद्र के प्रिय चाचा धीरेन्द्र ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। केतकी चेस्टर बताती हैं, अचानक महाराज वीरेंद्र के छोटे भाई धीरेन्द्र शाह ने दीपेंद्र को रोकते हुए कहा, बाबा अब बहुत हो चुका, अपनी बंदूकें मुझे दे दो। दीपेंद्र ने बहुत नज़दीक से उन पर गोली चलाई और वो उड़ते हुए दूर जा गिरे। उसके बाद तो दीपेंद्र का अपने ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया और वो हर किसी पर गोली चलाने लगे। राजकुमार पारस ने चिल्लाकर कहा कि सब लोग सोफे की आड़ ले लें। केतकी को खुद भी गोली लगी। दीपेंद्र को लगा कि केतकी भी मर गई हैं, क्योंकि उनका सिर और बाल भी खून से लथपथ थे। एक गोली महाराज ज्ञानेंद्र की पत्नी और पारस की मां को लगी और उनके फेफड़े को पार कर गई। दीपेंद्र ने अपने पिता पर फिर गोली चलाई। इस बार गोली महाराज वीरेंद्र के सिर को पार कर गई। उनकी खून से सनी टोपी और चश्मा नीचे गिर गए। वो औंधे मुंह गिरे थे और उनके पैर बार की तरफ थे। केतकी वो दृश्य अभी भी नहीं भूल पाई हैं जब दीपेंद्र ने आकर अपने घायल पिता को अपने पैरों से ठोकर मारी थी।
केतकी याद करती हैं, वह दृश्य मेरी आंखों में हमेशा के लिए अंकित हो गया था जब दीपेंद्र ने करीब करीब मर चुके अपने पिता को अपने पैरों से ठोकर मारी थी, यह देखने के लिए कि वो मर चुके हैं या जीवित हैं। हर संस्कृति में मृत व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। गोली मारने से ज़्यादा एक हिंदू व्यक्ति के अपने पिता के शव को ठोकर मारने के दृश्य ने मुझे धक्का पहुंचाया। नारायण हिती महल के त्रिभुवन भवन में नेपाल नरेश और शाही परिवार के 12 अन्य लोग या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। 3 से 4 मिनट के बीच गोलीबारी खत्म हो गई। नेपाल की इस सबसे मुश्किल घड़ी में गोलियों की आवाज़ सुनने के बावजूद क्रैक कमांडो की ट्रेनिंग ले चुके किसी भी एडीसी ने दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश नहीं की। वो अपने कमरे में बैठे रहे। उनके कमरे बिलियर्ड्स रूम से सिर्फ 150 गज की दूरी पर थे। हालांकि अगर वो कोशिश करते तो बिलियर्ड्स रूम में 10 सेकंड के अंदर पहुंच सकते थे। बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चारों एडीसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच दीपेंद्र फिर बिलियर्ड्स रूम के बाहर निकलकर गार्डन में चले गए। महारानी ऐश्वर्य उनके पीछे पीछे दौड़ी। राजकुमार निराजन भी उनके पीछे गए। थोड़ी देर बाद 2 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। नीलेश मिश्रा अपनी किताब एंड ऑफ द लाइन में लिखते हैं, रसोई घर से एक नौकर शांता कुमार खड़का ने महारानी ऐश्वर्य के जीवन के अंतिम क्षणों को देखा। रानी ने सीढ़ियाँ चढ़कर दीपेंद्र के शयन कक्ष की तरफ जाने की कोशिश की। वो नेपाली में जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने 7 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी कि एक गोली उनके सिर को पार कर गई। वो संगमरमर की सीढ़ियों पर गिरी। उनको पीछे से गोली मारी गई थी और वो दीपेंद्र की अंतिम शिकार थी। उन्हें शायद यह गलतफहमी थी कि उनका अपना बेटा उन पर गोली नहीं चलाएगा, लेकिन उनका यह अंदाजा गलत निकला। इसके बाद दीपेंद्र गार्डन में एक छोटे तालाब पर बने ब्रिज पर गए। वहीं पर वो पागलों की तरह 1 या 2 बार चिल्लाए और फिर आखिरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। वो पीठ के बल गिरे। एक गोली उनके सिर को पार कर गई थी। उनके बाएं सिर पर कान के पीछे गोली घुसने का 1 सेंटीमीटर लंबा निशान था। उनके दाहिने सिर में कान के ऊपर गोली बाहर निकलने का निशान था। दोनों चोटों से खून निकल रहा था, लेकिन दीपेंद्र अभी भी जीवित थे। जयगुआर कार से महाराजा को अस्पताल ले जाया गया। उधर महाराजा वीरेंद्र भी इतनी गोलियां खा जाने के बावजूद अभी जीवित थे। जब उनके एडीसी ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए जयगुआर कार की पिछली सीट पर लिटाया तो उनके दोनों कानों से खून निकल रहा था। उनके सारे कपड़े खून से सने हुए थे। उनकी नाड़ी करीब करीब जा चुकी थी, लेकिन उनके हाथ में थोड़ी हरकत थी। उन्हें कम से कम 8 गोलियां लगी थी। उनकी कार के पीछे चल रही टोयोटा में महारानी ऐश्वर्य का शरीर था। जब ये दोनों कारें अस्पताल पहुंची, उस समय रात के 9:15 बजे थे। थोड़ी देर में नेपाल के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन और हृदय विशेषज्ञ अस्पताल में पहुंच गए थे। रानी को कार से उतारते ही मृत घोषित कर दिया गया। उसी समय एक हरे रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर भी अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें राजकुमार पारस अगली सीट पर बैठे हुए थे। पिछली सीटों पर दीपेंद्र के एडीसी गजेंद्र बोहरा और राजू कार्की युवराज दीपेंद्र और राजकुमार निराजन के शरीर को पकड़े हुए थे। ये एक अजीब सी स्थिति थी। एक ही कार में हत्यारे और उसके शिकार को ले जाया जा रहा था। ये लोग 9:30 बजे अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचने के कुछ मिनटों के अंदर राजकुमार निराजन को मृत घोषित कर दिया गया। जोनाथन ग्रेगसन लिखते हैं, इस बीच नेपाल के चोटी के न्यूरोसर्जन डॉक्टर उपेंद्र देवकोटा एक ट्रॉली के पास रुके, जहां एक सैनिक डॉक्टर खून से सने राष्ट्रीय पोशाक पहने हुए शख्स का इलाज करने की कोशिश कर रहा था।
उसके गले में एक लॉकेट लटका हुआ था जिसमें साईं बाबा का एक चित्र था। हालांकि वो महाराज वीरेंद्र से पहले मिल चुके थे, लेकिन वो उस समय घायल वीरेंद्र को पहचान नहीं पाए। युवराज दीपेंद्र ने उस दिन अपने परिवार के इतने लोगों को मारा था कि अस्पताल के ट्रामा हॉल की सभी पलंगें भर गई थी। जब दीपेंद्र को स्ट्रेचर पर अंदर लाया गया तो उनके लिए कोई खाली बेड नहीं बची थी। उनको जमीन पर बिछाए गए गद्दे पर रखा गया। दीपेंद्र के सिर के दोनों तरफ से खून निकल रहा था। वो सांस लेते हुए बहुत आवाज कर रहे थे, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर 100/60 था, जो इतना चिंताजनक नहीं था। लेकिन उनकी आंख की पुतलियों पर तेज रोशनी का कोई असर नहीं पड़ रहा था। मिनटों में दीपेंद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अगले दिन छपने वाले अखबारों में इस दिल दहला देने वाली घटना का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस खबर को दबाए रखने का प्रयास सफल नहीं हो सका। हालांकि उस दिन सुबह से ही रेडियो पर शोक गीत बजने लगा था। आखिर उन्होंने हत्याकांड के 14 घंटे बाद दोपहर 11 बजे कार्यक्रम रोककर ऐलान किया कि कल रात 9:15 बजे महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का निधन हो गया। उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र को अगला महाराजाधिराज घोषित किया जाता है। चूंकि वो अभी शासन करने की स्थिति में नहीं हैं, उनकी जगह राजकुमार ज्ञानेंद्र रीजेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन नेपाल वासियों को ये नहीं बताया गया कि महाराज वीरेंद्र की मृत्यु कैसे हुई। 2 जून 2001 को दोपहर 4 बजे जब राज परिवार की शव यात्रा शुरू हुई तो पूरा काठमांडू जैसे सड़कों पर उतर आया। देश के हजारों लोगों ने महाराजा के सम्मान में अपने सिर मुड़वा दिए। नाइयों ने इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लिए। शाम के धुंधलके में राज परिवार के एक सदस्य दीपक विक्रम ने आर्य घाट पर सारी चिताओं को अग्नि दी। युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आया। 4 जून 2001 की सुबह 3:40 पर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। लगभग 54 घंटे तक नेपाल पर उस व्यक्ति का राज रहा जो बेहोश था और उस पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप था। उनकी मौत के बाद नेपाल नरेश वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिनों के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने। लेकिन नेपाल की राजशाही इस झटके से कभी उबर नहीं पाई और 2008 में नेपाल ने राजशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता चुना। धन्यवाद।